फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं jQuery का इंट्रोडक्शन और ये jQuery सीरीज का एक पहला चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हमारे इस कोर्स में क्या है। वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो जो मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ इस कोर्स में कवर की जा रही हैं, जैसे HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP एंड MySQL। हमने इस चैनल पे HTML, CSS, JavaScript के वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हैं। अभी हम jQuery का पहला लेक्चर देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्हाट इज़ jQuery। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले आपने JavaScript पढ़ी हुई है। तो देखिए, jQuery JavaScript की ही एक लाइब्रेरी है, मतलब जो कुछ भी कोडिंग लिखी गई है ये JavaScript में ही लिखी गई है। बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखिए। जैसे हम कोई HTML फाइल बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई HTML फाइल है और इस HTML फाइल पर मुझे कुछ इफ़ेक्ट लाना है, कुछ एक्शन प्ले करना है, तो मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही ये काम कर सकता हूँ और इसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ। या तो जावास्क्रिप्ट को मैं इसी HTML फाइल के अंदर लिख देता हूँ या फिर मैं एक सेपरेट फाइल बनाता हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट में बनी होती है। इसका एक्सटेंशन .js होता है और यहाँ स्क्रिप्ट टैग लगाकर HTML फाइल में मैं इस फाइल को यहाँ पर एम्बेड कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखा गया कोड इस HTML फाइल के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। हम ऐसे कई सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बना सकते हैं और उनको HTML के साथ एम्बेड कर सकते हैं। अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल में क्या होगा? ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी। जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग कई सारे फंक्शंस बना लेते हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट फाइल में कई सारे फंक्शंस होंगे। तो हम अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जावास्क्रिप्ट फाइल्स बनाते हैं, पर किसी ने एक जावास्क्रिप्ट फाइल और बना दी, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ही कुछ फंक्शंस बना दिए इसके अंदर और इसका नाम रख दिया jQuery। समझ में आया? तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं वैसे ही jQuery.js नाम से एक फाइल बना दी गई, इसके अंदर भी फंक्शंस। सो व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। तो jQuery.js में जावास्क्रिप्ट में बने कुछ फंक्शंस हैं, पर jQuery जावास्क्रिप्ट की अकेली लाइब्रेरी नहीं है। ऐसी कई सारी लाइब्रेरीज बनी हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में बनी ये लाइब्रेरी कुछ ज़्यादा ही फेमस है। तो अगर मुझे इस लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो ये ज़रूरी है कि पहले इस फाइल को मैं डाउनलोड करूं। आज ही के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। पर एक बार ये डाउनलोड कर लिया, उसके बाद ये हमारी बनाई गई जावास्क्रिप्ट फाइल जैसी ही है। आपको अगर अपने HTML फाइल में किसी जावास्क्रिप्ट कोड को इंक्लूड करना है तो आपने स्क्रिप्ट टैग लिखकर ये काम किया था। जैसे आपने कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी, उसको इंक्लूड करने के लिए आपने स्क्रिप्ट टैग लगाया था। ठीक वैसे ही अगर आप jQuery.js को भी इंक्लूड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा। यानी कुछ अलग नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट फाइल बनाए या पहले से बनी हुई है, अल्टीमेटली वो फाइल भी हमारे पास होनी चाहिए और हम उसको स्क्रिप्ट टैग लगा के अपने HTML फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं क्या नया कर सकता हूँ? मैं अब उन फंक्शंस को भी कॉल करवा पाऊंगा जो कि jQuery.js में लिखे हुए हैं, क्योंकि अब मेरे पास ये फाइल है। तो जब तक आप इस फाइल को अपने HTML फाइल के साथ एम्बेड नहीं करेंगे, आप jQuery के कोड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो jQuery क्या है? jQuery एक जावास्क्रिप्ट में बनी फंक्शंस का कलेक्शन है, तो हम इसे जावास्क्रिप्ट में बनी लाइब्रेरी कह सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई कर देती है। जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम आप करते हैं तो उसके लिए जितना कोडिंग करनी पड़ती है, jQuery में वही काम बहुत कम लाइंस लिखकर भी हो जाता है। तो jQuery थोड़ा सा ईज प्रोवाइड करती है प्रोग्रामर को। जॉन रेजिंग जो व्यक्ति थे, उन्होंने jQuery बनाई थी और आज jQuery के लिए एक अलग ही डेवलपमेंट टीम है
जो कि इसको डेवलप करती है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लाइब्रेरी है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। और जे क्वेरी का इस्तेमाल सभी फेमस वेबसाइट्स कर रही हैं, चाहे फिर वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या IBM कंपनी हो, ये सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जे क्वेरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जे क्वेरी के क्या फीचर्स हैं? जे क्वेरी के द्वारा हम HTML एलिमेंट्स के मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम लोग CSS में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम लोग इवेंट हैंडलिंग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, हम इससे एनिमेशन भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। हम यहाँ एजेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एजेक्स जो अभी हमने पढ़ा नहीं है इस सीरीज़ में, आगे हम पढ़ेंगे। और भी कई सारी यूटिलिटीज़ जे क्वेरी प्रोवाइड करती है, यानी जे क्वेरी ऑलमोस्ट वो सारे काम कर रही है जो जावास्क्रिप्ट कर रही है। तो हमें इसकी अलग से क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस बेटर कर देगी, ये हमारे को कोडिंग करना आसान बना देगी। तो जे क्वेरी में काम बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए हम जे क्वेरी का यूज़ करेंगे। और जे क्वेरी बनाने वालों ने इसे इस तरीके से तैयार किया है कि किसी भी ब्राउज़र पे वर्क करे। तो अगर आप जे क्वेरी का कोड लिखते हैं तो आप ब्राउज़र की चिंता मत करिए, वो सभी ब्राउज़र, ऑलमोस्ट जितने भी फेमस ब्राउज़र हैं उन सभी पे टेस्टेड है, उन सब पर वो एक जैसा परफॉर्मेंस देती है। तो जे क्वेरी क्रॉस ब्राउज़र इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। अब इसको यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपको दो तरीके होते हैं अगर आप जे क्वेरी फाइल को यूज़ करना चाहते हैं। एक तो ये होता है कि आप jquery.com साइट पे जाइए। देखिए ये साइट का नाम लिखा हुआ है jquery.com, इस वेबसाइट पर आप जाइए। इस वेबसाइट से आप एक फ़ाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइल के दो वर्जन्स आपको हो सकता है दिखाई दें, एक जो डेवलपमेंट फेज़ में रहती है और एक कंप्लीट फेज़ वाली है। तो कंप्लीट फेज़ वाली आप ले लीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट फेज़ वाली में अभी बग्स हो सकते हैं। तो आप जे क्वेरी की ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद आप इसे उसी फोल्डर में रखें जिसमें आप अपनी HTML फाइल्स वगैरह रख रहे हैं, और फिर आप अपनी HTML फाइल में हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, और जैसे एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करते हैं src एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में, वैसे ही यहाँ पर भी आप अटैच करेंगे जे क्वेरी की फ़ाइल को। इसके बाद आप अपने कोड में जे क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये और भी तरीके हैं। हम या तो jquery.com से ये फाइल डाउनलोड कर लें, और दूसरा तरीका हो सकता है कि हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करें। यानी कुछ कंपनीज़ हैं जैसे कि गूगल, ये जे क्वेरी की फ़ाइल प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पर जहाँ पे लिखा हुआ है हमने फ़ाइल का नाम, क्योंकि हमने डाउनलोड करी है फ़ाइल, यहाँ पे हम पूरा URL लिख सकते हैं। कैसे? इस तरीके से, जैसे मैंने हेड टैग के अंदर लिखा स्क्रिप्ट टैग, उसके src एट्रीब्यूट में देखिए मैंने पूरा URL लिखा हुआ है। ये जो URL लिखा हुआ है ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही जे क्वेरी फाइल का है। तो इस तरीके से आप इंक्लूड करते हैं तो इसमें शर्त ये रहेगी कि आप ऑनलाइन रहें। आप जे क्वेरी के कोड को तभी चला पाएंगे जब इस लिंक से हम कम्युनिकेट कर सकें, इस लिंक पे रखी जे क्वेरी की फ़ाइल को हम रिट्रीव कर सकें। अब इस लिंक पे जाने के लिए ज़रूरी कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी है। जो लाइव एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन कर दी हैं, वेब एप्लीकेशन बन चुकी है, उसमें ऐसा लिखने का फ़ायदा ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि जब आपकी साइट को कोई विज़िट कर रहा है, बहुत चांसेस है कि उसने गूगल भी विज़िट किया होगा, तो गूगल की ये फाइल का पाथ ये कैश में आ जाता है। तो जे क्वेरी लोड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ब्राउज़र के कैश में होता है। तो आई होप इट्स अ बिट टेक्निकल, बट आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। बाकी आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। और अकेला गूगल ही नहीं है जो इस तरीके से फाइल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपने फाइल डाउनलोड नहीं करी है इस तरीके में, आप रन टाइम पे ही उस फाइल को यूज़ कर लेते हो, जो रखी कहाँ है, गूगल के नेटवर्क पे रखी हुई है।
अब jQuery के सिंटेक्स की बात करते हैं। देखिए jQuery का कोड बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जब आप लिखते हैं $, तो ये इंडिकेट करता है कि आप jQuery का कोड लिख रहे हैं। और ध्यान रखिए ये जावास्क्रिप्ट वाली ही लाइंस हैं, इसलिए आप इसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे या फिर कोई एडिशनल .js फाइल के अंदर लिखेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको वो बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन उस पर अभी उसको बॉदर मत करिए। आप सिर्फ ये देखिए कोडिंग कैसे करते हैं। तो जब $, लगाया तो इसका मतलब है हम jQuery का कोड लिख रहे हैं। इसके बाद हमने पैरेंथेसिस में सेलेक्टर लिखा है। सेलेक्टर अगर आपको CSS याद है तो सेलेक्टर वहाँ पे किसी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने का एक तरीका था, जो या तो टैग नेम लिखा जाता है या फिर आप किसी ID एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं या आप क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं। जब आप ID लिखते हैं, ID की वैल्यू लिखते हैं तो आप हैश लगाते हैं पहले, और जब क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं तो आप डॉट लगाते हैं पहले। तो जिस भी तरीके से आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डबल कोट्स में P, तो इसका मतलब क्या है, सेलेक्टर के रूप में पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि मैंने अपने प्रोग्राम में कई सारे पैराग्राफ्स बनाए हों, ठीक है, ऐसे कई सारे पैराग्राफ्स बनाए, तो सभी पैराग्राफ्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि पैराग्राफ पे कोई क्लिक करे तो उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, पैराग्राफ पे क्लिक करे तो उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन है क्लिक, इसको कॉल करूँगा, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं और आप ये चाहते हैं कि पैराग्राफ पे क्लिक हो तो कुछ काम हो जाए, तो आपको पैराग्राफ में एक इवेंट एट्रीब्यूट यहां लिखना पड़ता है, ऑन क्लिक, याद है, ऑन क्लिक, और इसकी वैल्यू के रूप में आपको देना पड़ता है किसी फंक्शन का नाम। ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बना होगा। ये लाइन जब आप लिखते हैं HTML में किसी टैग में तो इवेंट हैंडलिंग होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा करना पड़ता था। jQuery में आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ता। तो jQuery में जब आप कोडिंग करते हैं तो HTML वाली लाइन को देखकर पता भी नहीं चलता कि इवेंट हैंडलिंग का कुछ काम किया गया होगा। तो ये एक तरह से हमारे कोड को सेपरेट कर देता है। तो हमारे HTML में सिर्फ HTML ही दिखेगा, उसमें जावास्क्रिप्ट की बाइंडिंग वाले स्टेटमेंट्स नहीं दिखेंगे। तो ये इवेंट एट्रीब्यूट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसको हटा देता हूँ मैं। और अब क्या कर रहे हैं, इसी काम को jQuery में स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। हमने लिखा $p.click, मतलब जैसे ही कोई पैराग्राफ पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली ये क्लिक फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्यों पैराग्राफ पे, क्यों, क्योंकि आपने सेलेक्टर की जगह पर लिखा हुआ है p। अगर सेलेक्टर की जगह पे कुछ और लिखते तो वो एलिमेंट पर जैसे ही क्लिक होता। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ है तो यस, अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ है तो किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो ये क्लिक फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का ID बनाइए और ID की वैल्यू यहाँ लिखिए, बस हैश लगा देना पहले डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया तो ये क्लिक फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, पर ये क्लिक फंक्शन करेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, क्लिक फंक्शन करेगा क्या? तो क्लिक फंक्शन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि क्लिक फंक्शन चलेगा ज़रूर, लेकिन इसकी कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई इफेक्ट आपको दिखाई दे। क्योंकि क्लिक फंक्शन के चलने पर क्या होना है ये तो हमको डिसाइड करना है। यानी पैराग्राफ पे क्लिक होगा तो ये क्लिक फंक्शन चलेगा, बस इतना हो रहा है, पर ये क्लिक फंक्शन कोई खास काम नहीं कर रहा है। मैं इससे काम करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जैसे ही पैराग्राफ पे क्लिक हो वैसे ही पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां बिल्कुल नया सिंटैक्स समझिएगा। ये फंक्शन क्या करेगा जो मैं इसके आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा। मेरी बात समझ में आई? ये क्लिक फंक्शन जब भी चलेगा तो क्या करेगा, जो मैं इसके आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा। अब इसके आर्ग्यूमेंट में क्या पास करूंगा? नॉर्मली हम कभी किसी भी लैंग्वेज में आपने पढ़ा है, फंक्शन कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में क्या पास करते हैं? वैल्यूज पास करते हैं। तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं या कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं,
यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मैं लिखने वाला हूं फंक्शन। यस, मैं एक पूरा पूरा फंक्शन बनाकर इसके अंदर पास कर दूंगा। फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसी तो होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम, पर यहां कोई फंक्शन का नाम नहीं होगा, सीधे क्या लगा दें, पैरेंथेसिस, यानी बिना नाम का फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड तो है पर फंक्शन का नाम नहीं है, पैरेंथेसिस तो लगाते ही हैं फंक्शन के नाम के आगे। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज, क्लोज पे नीचे कहीं कर देता हूं, यहां कर देता हूं क्लोज। और ये जो क्लिक फंक्शन का लेफ्ट पैरेंथेसिस था, इसका जोड़ीदार राइट पैरेंथेसिस ये रहा, और इसके बाद मैंने लगा दिया सेमीकोलन। तो ये पूरा एक ही लाइन है ना, मैंने क्लिक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाकर पास कर दिया। यानी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको अगर पहली बार है तो, कि फंक्शन मैं बना रहा हूँ, फंक्शन का कोई नाम भी नहीं रख रहा हूँ, पर फंक्शन की बॉडी है करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक, जो भी इसके बीच में लिखूंगा वो फंक्शन की कोडिंग होगी। तो मैंने पूरी पूरी फंक्शन की डेफिनेशन ही पास कर दी है क्लिक फंक्शन में। अब जब भी क्लिक फंक्शन चलेगा ये फंक्शन चल जाएगा। अब मैं क्या चाहता था, कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर लिख रहा हूं डॉलर दिस। दिस पे डबल कोट्स नहीं लगाएं, दिस एक कीवर्ड है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, किसी पैराग्राफ पे क्लिक करोगे, किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो ये क्लिक फंक्शन चल जाएगा। पर क्लिक फंक्शन के अंदर आओगे, आप केवल उसी पैराग्राफ जिस पे क्लिक करा है उस पे कलर चेंज करना चाहते हो, बाकी पैराग्राफ पे नहीं। तो दिस रिप्रेजेंट करेगा उस एलिमेंट को जिसके लिए क्लिक फंक्शन चला है, ठीक है। तो सभी पैराग्राफ को नहीं, सिर्फ उसी पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा जिस पर क्लिक हुआ है। डॉट, तो आप डबल कोट्स कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते? ये जो कीवर्ड्स हैं इन पे डबल कोट्स नहीं लगाते, या प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते तो उस पर डबल कोट्स नहीं लगाते। यहां पे क्या है, अगर टैग नेम लिख रहे हैं, आईडी की वैल्यू लिख रहे हैं, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख रहे हैं तो डबल कोट्स लगाना है। तो दिस डॉट, अब मैं CSS की कोई भी प्रॉपर्टी लिखना चाहता हूं तो मैं फंक्शन को कॉल करता हूं जिसका नाम ही है CSS। और CSS फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स पास करे जाते हैं, पहला है प्रॉपर्टी का नाम, दूसरा है प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट दिया है कलर। कलर क्या है, प्रॉपर्टी का नाम, और इसकी वैल्यू जैसे कि मैं देना चाहता हूं रेड, तो मैंने रेड दे दी, सेमीकोलन। ओके, तो इससे क्या हुआ, जब भी पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा। ग्रेट ना, कितना सिंपल हो गया। एक तो कोड भी जरा सा है, ऊपर से आपको जहां पे एलिमेंट लिख रहे हो, HTML एलिमेंट लिख रहे हो, वहां इवेंट एट्रीब्यूट नहीं लिखना, बाइंडिंग की स्टेप्स नहीं लिखनी। तो jQuery में वही काम कितना आसान हो गया। अभी ये पहली बार मैंने कोड लिखा है, आपके लिए नया है तो थोड़ा सा अनईजी लग सकता है, लेकिन एक दो लेक्चर आप और देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, और ये यकीन मानिए बहुत इजी है। इसमें कब लिखना पड़ रहा है और बहुत ही सिंपल वे में लिख रहे हैं। सिंटेक्स नए हैं इसलिए थोड़ा सा आदत बनाने में टाइम लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सिंपल है। अब इसके प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाने हैं, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रैक्टिकली ये कैसे करते हैं, यानी प्रोग्राम बना के उसको रन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आज का मकसद हमारा ना तो क्लिक फंक्शन को समझना था, ना ये CSS फंक्शन, ये सब हम सीखेंगे अभी आगे के वीडियोस में। सेलेक्टर वगैरह सब के बारे में मैं दोबारा से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि सिंटेक्स कैसा होता है, कैसे लिखते हैं। गॉट इट? तो सेलेक्टर और एक्शन, अब यहां पे जैसे क्लिक फंक्शन मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। हर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के रूप में एक फंक्शन ही पास करना है ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुछ फंक्शन एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं यहां पे क्लिक की जगह फंक्शन लिख दूं हाइड, उसके पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, कुछ पास नहीं करना पड़ता, क्योंकि हाइड फंक्शन कैसा फंक्शन है, वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लिक फंक्शन कैसा फंक्शन है, वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवेंट अगर होगा तो क्लिक फंक्शन चलेगा तो करेगा क्या, वो मुझे पास करना पड़ता है। पर हाइड फंक्शन में कुछ पास नहीं करना पड़ता। तो फंक्शंस दो तरह के हैं, एक जो किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक जो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हाइड फंक्शन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला फंक्शन है, तो उसमें हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। जबकि क्लिक फंक्शन एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें हमें कुछ पास करने की जरूरत है। तो अब अगर आपको समझ में आ रही हैं बातें, तो आपको ये बेसिक सिंटेक्स समझ में आ गया है,
और मैं रेडी फंक्शन के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। रेडी फंक्शन भी एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में ऑनलोड इवेंट एट्रीब्यूट पढ़ा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट तब तक ना चले जब तक पेज पूरी तरीके से लोड ना हो जाए। कई बार कनेक्शन स्लो होने की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा पेज धीरे धीरे लोड हो रहा होता है और थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम चाहते हैं कि स्क्रिप्ट तब तक ना चले जब तक कि पेज लोड ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं $document.ready। नाउ डॉलर तो jQuery को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट बिना डबल कोट्स के, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे HTML पेज को। जब तक ये HTML पेज लोड नहीं हो जाता है तब तक हम चाहते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट ना चले। तो हमने लिखा document.ready। अब आप अभी जो मैंने समझाया था उससे कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ p.click लिखा हुआ था, अब यहाँ लिख रहा हूँ document.ready। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका पेज लोड हो जाएगा वैसे ही रेडी फंक्शन अकर करेगा। रेडी फंक्शन उस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑन लोड। तो जैसे ही पेज लोड हो जाएगा उसके होते ही, लोड होते ही रेडी फंक्शन कॉल हो जाएगा। और रेडी फंक्शन कॉल हो जाएगा तो क्या करेंगे इसमें, तो वो हम फंक्शन के तौर पे इसके अंदर पास कर रहे हैं। ये हमने फंक्शन इसके अंदर पास किया है। अब इस फंक्शन में जो भी कोड लिखोगे ये गारंटी है कि वो तभी चलेगा जब पेज पूरा लोड हो चुका होगा। तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में jQuery का कोड हमेशा कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यानी रेडी के अंदर बनाए फंक्शन में लिखते हैं सारा कोड। तो इससे हमारा पेज जब तक लोड नहीं है तब तक स्क्रिप्ट नहीं चलती। अब यदि आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर था, समझ में आया है jQuery थोड़ा बहुत, कोडिंग के लिए ज़्यादा बॉदर मत करिए क्योंकि कोडिंग आपके लिए सिंटैक्सेस नए हैं और अभी मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल बताया ही नहीं। अभी जब मैं प्रॉपर एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें कि मैं HTML फाइल भी बनाऊंगा, jQuery की फाइल इंक्लूड भी करूंगा, जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखूंगा, जब पूरा कोड लिखूंगा तो आपको कोडिंग 100% क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल है। लेकिन जो इंट्रोडक्शन के हिसाब से चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया है, जो बेसिकली आपके दिमाग में कुछ बातें चली गई हैं जिसको मैं आगे और एलैबोरेट कर दूंगा, तब ये 100% क्लियर होगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysrg.com। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर C++, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, कैंपस प्रिपरेशन, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, इन सब के वीडियोस मिलेंगे, PHP MySQL के वीडियोस मिलेंगे। आप इस साइट को ना केवल विजिट करिए बल्कि मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर भी करिए। शेयर इसलिए करिए, एक तो ये साइट के सारे वीडियोस हिंदी में हैं, दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तीसरा इसमें डेली 2 वीडियोस अपलोड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत एक्टिव साइट है और बहुत काम की साइट है। तो यदि आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की हैं तो बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। अब क्योंकि मैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्चा नहीं कर सकता। तो मेरी हेल्प आप लोग कर सकते हैं कि यदि आपको पसंद आया तो आप इसे स्प्रेड करिए। आप अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे ही एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लेफ्ट साइड में कि आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आप वीडियोस को या वेबसाइट को अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं जिससे कि ये लोगों तक पहुंचेगा। थैंक यू।